हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच के 2 क्वेश्चन करवाए हैं। 15th भी मैंने आपको दिया था करने के लिए और समझा भी दिया था। 16th पूरा मैंने करवाया था आपको लास्ट वीडियो में, और 17 मैंने वैसे होमवर्क दिया था, बट फिर भी इसमें डाउट आए होंगे, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूं आपको। एक बार पूरी तरह से समझ भी लें और चेक भी कर लें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप देखें जरा इसमें। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज 31st March 2003 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at stage, where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of balance sheet for undertaking as a whole are of internal character। तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, कुछ ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट बचे हैं बैलेंस शीट बनाने में। इसलिए आप ध्यान से देखें, ट्रायल बैलेंस अगेन वैसा ही है जैसा 16 क्वेश्चन में दिया था, यानी इस ट्रायल बैलेंस में असेट्स लायबिलिटी नजर आ रही है, P&L ट्रेडिंग की कोई आइटम आपको नहीं दिख रही। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। फिर आगे देखते हैं क्या है। ट्रायल बैलेंस भी एक बार रीड कर लेना चाहिए। शेयर कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एचओ में भी है, ब्रांच में भी है। ठीक है, लेकिन ब्रांच में जो 20,000 की असेट है वो तो ब्रांच की बुक्स में ही रिकॉर्डेड है। कुछ असेट ऐसी भी हो सकती है जो होगी ब्रांच के पास, लेकिन रिकॉर्डेड होगी कहां, एचओ के पास। यानी इस 80,000 में भी ब्रांच असेट इंक्लूड हो सकती है इफ स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन, बट अभी नहीं, देखते हैं आगे। करंट लायबिलिटी, स्टॉक रिजर्व, स्टार बनाइए आप इस पे, ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, 1 अप्रैल 2002 लिखा हुआ है, नोट नंबर 2 भी लिखा हुआ है। स्टॉक रिजर्व आपको डिपार्टमेंट चैप्टर में याद होगा, या किसी भी चैप्टर में, अमलगमेशन में या कहीं भी अगर स्टॉक रिजर्व आता है, इट मींस इट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये बात हम बहुत से चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट में पढ़ी, ब्रांच में पढ़ रहे हैं, आगे कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, अमलगमेशन में पढ़ेंगे, सभी में होता है। तो जितना स्टॉक बच जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉफिट का एलिमेंट है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व। ये ओपनिंग स्टॉक पे बना हुआ है 1100 रुपए का, यानी एचओ जब ब्रांच को गुड्स सेंड करती होगी तो इनवाइस प्राइस पे, तो ब्रांच के पास जो स्टॉक अनसोल्ड रह गया, जब कंसोलिडेशन होता है, यानी जब दोनों का मिला के लिखते हैं, तो ब्रांच का स्टॉक इनवाइस प्राइस पर होगा और एचओ का स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर होगा। जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में तो दोनों कॉस्ट पर होना चाहिए ना, तो इसमें से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दिया जाता है जब कंसोलिडेशन होता है तब। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी यही होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में मैंने कोई 100 रुपए का गुड्स ब्रांच को 120 में भेजा, तो ब्रांच ने अपने बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, 120 पर, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट ब्रांच मान रहे हैं, वो अलग हम अलग। तो हमारी 100 रुपए की चीज 120 में बेची तो सामने वाला 120 में रिकॉर्ड करेगा ना। लेकिन जब वापस मैंने कंसोलिडेशन के लिए मंगवाई तो उसका स्टॉक वापस मेरी बैलेंस शीट में आ गया, तो वो जो चीज मैंने 100 के 120 में दी थी वो 120 पे आ गई, तो उसमें से मुझे 20 हटा के 100 पे लाना पड़ेगा ना। तो ये 20 रुपए क्या होता है, स्टॉक रिजर्व। ये उन्हीं क्वेश्चन में मिलता है जिन क्वेश्चन में लोडिंग होगी। अभी तक के 2 क्वेश्चन 15, 16 में ये नजर क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं इनवाइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं दिया था। तो एक बात ये भी सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। रेवेन्यू अकाउंट मींस P&L अकाउंट बिकॉज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सन्ड्री असेट्स, ब्रांच अकाउंट एंड एचओ अकाउंट। अगेन आप देखिए, ब्रांच अकाउंट इधर 27,100, उधर 22,000 है, दोनों में डिफरेंस है, मींस फिर कुछ न कुछ मिस्टेक होगी, कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होगी या कुछ एरर ऑफ ओमिशन होगा। और नोट नंबर 3 जो लिखा है वो एक्चुअली नोट नंबर 3 24,000 के नीचे, ठीक है, कहा है 24,000 के नीचे मानना उसको। अब नोट में क्या क्या लिखा है, तो फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ, आप सारे नोट्स पढ़ लेना एक एक बार। फर्स्ट नोट में वही सब दिखा हुआ है, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम एचओ टू ब्रांच आर इनवाइज्ड एट कॉस्ट प्लस 10%, एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज्ड। अब सिंपल वे में सोचो, किसी दुकानदार ने तुमको 100 रुपए की 120 में दी, तो तुम अपने बुक्स में 120 लिखोगे, 100 लिखोगे? 120 लिखेंगे ना, हमारे कॉस्ट। अच्छा, वो बताएगा क्या कि मैंने 100 की थी 120 में दी? नहीं, वो तो बोलेगा मैं 120 में दे रहा हूं। तो उसके लिए जो सेलिंग प्राइस होती है वो आपके लिए कॉस्ट होती है। ठीक, यहां पर भी इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा होता है, एचओ ने
120 में गुड्स ब्रांच को दिया तो ब्रांच कितने पे लिखेगा? 120 पे। तो उसने सब चीज 120 पे लिख के इनवॉइस प्राइस पे लिख दी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां लोडिंग होती है वहां ब्रांच अकाउंट पूरा इनवॉइस प्राइस पे ही बना होगा। ये लाइन इसलिए लिखी उन्होंने ताकि आप ये बात समझ जाएं कि बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी पीएनएल अकाउंट जो बनाया गया है वो उस बेस पे बनाया गया है। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में जो स्टॉक होगा वो इनवॉइस प्राइस पे लिखा होगा इन्होंने, ये समझाने के लिए। तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। डेटर मेथड में तो हर आइटम को चेंज करा था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, सबको चेंज किया। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां पर सिर्फ स्टॉक में स्टॉक रिजर्व निकाल दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं होता है। तो इस लाइन का इससे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि दोनों की इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और जो माल बिक चुका है, आपने भेजा 100 की 120 पे, उन्होंने बेच दी, तो वो प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। जो नहीं बिका वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना, वो भी स्टॉक पर निकालना है, बस। तो इस लाइन का इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं रहता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में। सेकंड, रिलेटिंग टू एचओ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच। रिलेटिंग टू मतलब ऊपर जाके नोट नंबर 2 लिखा था, देखो कहां पर, स्टॉक रिजर्व के वहां 1100। तो उन्होंने क्लियर कर दिया नोट नंबर 2 कि 1100 रुपए किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एचओ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच, यानी ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तीसरा नोट कहां लिखा था? 24,000 के नीचे। 24,000 क्या था वो? देखो आप ट्रायल बैलेंस में करंट एसेट्स थी, उसके नीचे नोट नंबर 3 लिखा था। तो ये नोट नंबर 3 में क्या लिखा है? इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 4,400। मीन्स 24,000 रुपए के करंट असेट में एचओ से आया हुआ गुड्स भी इंक्लूड है। यानी उस 24,000 रुपए की जो करंट असेट्स दिख रही है उसमें स्टॉक इंक्लूड है। स्टॉक कहां से आया? एचओ से जो आया। कितने रुपए का? 4,400। ये बताना चाहते हैं वो कि उसमें इंक्लूड है। बाकी गुड्स कुछ और होगा, लेकिन करंट असेट्स में तो कैश इन हैंड भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं। तो करंट असेट्स में स्टॉक कितना है? 4,400। क्लियर? क्या होगा बाद में सोचेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट वही इन ट्रांजिट से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में कुछ नए ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सीखने को मिलेंगे आपको नए ट्रांजेक्शन। और लास्ट में रिक्वायर्ड क्या है? टू रिकॉर्ड द फॉरगोइंग इन एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट्स ऑफ बुक्स। एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। और दूसरा है टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च फॉर द अंडरटेकिंग एज ए होल। तो एंट्री लेजर पोस्टिंग पूछिए और सीधे बैलेंस शीट, दो ही मेन सॉल्यूशन है। बाकी जो भी करूंगा वो वर्किंग नोट होंगे। अब दो सेट का मतलब ये कि एक तो इन द बुक्स ऑफ एचओ, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस किसका अकाउंट बनेगा? ब्रांच अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच किसका अकाउंट बनेगा? एचओ's अकाउंट। ये पूछा आपसे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप पढ़ लें। तो एप्रोप्रिएट लेजर का मतलब ये होता है, 16 क्वेश्चन में भी समझाया है मैंने, डबल रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बार और एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। इंडिपेंडेंट ब्रांच में दोनों अपने अपने अकाउंटिंग अलग रखते हैं, दोनों एक दूसरे का अकाउंट खोलते हैं। दो कॉमन एडजस्टमेंट इसमें तो आप समझ ही गए थे कि इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट। ये गुड्स भेजता है इसको मिला नहीं, और ये कैश भेजता है वो उसको नहीं मिला। ये दो तो बहुत कॉमन पॉइंट है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो इस क्वेश्चन में है, सीखेंगे। चलिए, तो नंबर 1 क्या करना है? नंबर 1 आपको ट्रायल बैलेंस से बैलेंस लिखना है। और ये जितने भी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के क्वेश्चन होंगे उन सब में सबसे पहले ये ना भी पूछे तो भी ये वर्किंग कर लेना चाहिए, या तो जर्नल एंट्री से या लेजर पोस्टिंग से, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस जब तक आप मैच नहीं करोगे आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा और इससे बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले ये रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। तो एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट दिया है 27,100 डेबिट बैलेंस 27,100। और एचओ बुक्स, ब्रांच बुक्स में एचओ का अकाउंट ये हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि ब्रांच वालों को पैसा देना रहता है और एचओ को पैसा हमेशा लेना रहता है। यहां लिखा है 22,000, 22,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस। अब ये डिफरेंस क्यों आया, रीजन ढूंढते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या इससे रिलेटेड है? क्या इन दोनों के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है?
नहीं, आपको समझ जाओ, वो तो स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड है। दूसरा नंबर पॉइंट जो है आपका वो भी स्टॉक रिजर्व का है। थर्ड नंबर पॉइंट करंट एसेट से रिलेटेड है। फोर्थ नंबर पॉइंट गुड्स इनवाइस बाय एचओ, गुड्स इनवाइस बाय एचओ at 3,300 were in transit on 31st March, as was also remittance of 1,500 from branch. क्लियर वर्ड है, यानी एक तरफ से इसने गुड्स भेजा वो इन ट्रांजिट है, और तभी इधर से कैश जो गया वो इन ट्रांजिट है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि ये क्या एंट्री करता है, जनरल एंट्री भी समझाया था, वैसे रिक्वायर्ड नहीं, पूछी नहीं है, बट फिर भी एक बार और कंसेप्ट समझने के लिए मैंने हमेशा कहा कि आप रिसिपिएंट की बुक्स में करा करो एंट्री। इसने कैश भेजा कितने का, 1,500 का, रेमिटेंस ऑफ 1,500 फ्रॉम ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड टू एचओ। तो एचओ क्या एंट्री करेगा, एचओ अपने बुक्स में करेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। मान लेगा कि कैश आ गया 1,500, तो ये एंट्री कर देगा ये, ठीक है, ये वो एंट्री। एचओ क्या करेगा, ब्रांच क्या करेगा, एचओ की बुक्स, ब्रांच की बुक्स में एचओ के अकाउंट में क्या होगा, वहां से गुड्स सेंड हुआ बट नॉट रिसीव्ड, तो इसके लिए गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए, 3,300, और इनवाइस प्राइस है, इनवाइस प्राइस रहने देना है। ये वही वाली बात होगी ना, ये दूसरा दुकानदार है और मैं कस्टमर, मैं इसके पास गया, मैंने कहा वैसे गुड्स भेज दो, उसने भेज दिया गुड्स 3,300 रुपए का, तो उसके लिए इनवाइस सेलिंग प्राइस है, लेकिन मेरे लिए तो कॉस्ट हुई ना। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग होती है, लेकिन इसमें लोडिंग इंक्लूड है, उसका क्या करना हो बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो ऑल अकाउंट्स इन ब्रांच बुक्स मेंटेड एट इनवाइस, यानी अगर यहाँ ट्रेडिंग पीरियड भी बनाना होता है इस क्वेश्चन में, तो मैं इनवाइस प्राइस भी बनाता, क्योंकि मेरे लिए जो गुड्स आया वो मुझे क्या पता कॉस्ट, इसको क्या पता। अच्छा बताओ, आप दुकानदार से लाते हो तो आपको क्या पता कि उसने गुड्स 120 में बेचा तो उसमें प्रॉफिट कितना उसका, ठीक है। तो इंडिविजुअली कुछ नहीं होता है, जब वापस से ये सब चीजें इनकॉर्पोरेटेड होगी एचओ की बुक्स में। आखिर में मैंने 3 एंट्री बताई थी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू एचओ बुक्स, तो ये सब चीजें स्टॉक वापस घूम फिर के वहीं चले जाएगा, तो उसी का भेजी हुई चीज उसी के पास चले जाएगी वापस। तब वो क्या करेगा, तब वो ये करेगा कि 3,300 में से प्रॉफिट वाला एलिमेंट हटा देगा, यानी स्टॉक रिजर्व बना देगा। बट अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो डिपार्टमेंट चैप्टर में भी ये बात समझा रहा था मैं आपको कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमने देखा था स्टॉक रिजर्व हम बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं करते थे, पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेते थे, इवन प्रॉफिट भी ले आते थे, आखिर में जाके हम स्टॉक रिजर्व निकालते थे। ऐसे यहां पर भी आप अभी एंट्री पे ध्यान दो, तो गुड्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, एचओ ने दिया। एक एक एंट्री ये कर लेते हैं, इनकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं। ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाए बाय कैश इन ट्रांजिट 1,500, और ये एचओ के क्रेडिट साइड में आ जाए बाय गुड्स इन ट्रांजिट 3,300। एक जगह टिक लगा दी मैंने, अभी इस पे टिक लगाना बाकी, डबल इफेक्ट देना बाकी है। 5वां पॉइंट ये नया है, As on 31st March 2003, the following transactions were recorded only in HO books. HO ने रिकॉर्ड कर ली, only recorded in HO books, यानी यहां एंट्री नहीं करना, यहां कुछ गलत होगा तो रिवर्स करेंगे एंट्री, अदरवाइज ये रिकॉर्डेड है। तो किसकी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड है, ब्रांच की बुक्स में। The purchase price of car 2,500 which reached the branch on 25th March. परचेज प्राइस ऑफ कार इनकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब एचओ ने कार खरीद कर ब्रांच भेज दी, ये मीनिंग हुआ ना। बट ब्रांच तक कार पहुंची नहीं, इसलिए ब्रांच ने उसकी एंट्री नहीं की, ठीक है ना। तो यहां एंट्री कर देते हैं, क्या एंट्री कर देते हैं मेरी, कार अकाउंट डेबिटेड 2,500 2500 रुपए। और क्या हमें कार के लिए पैसा देना पड़ा, टू कैश नहीं, हमें कार खरीद के दी किसने, एचओ ने, तो हमें 2500 रुपए किसको देना है, उस कार डीलर को नहीं देना है, हमें एचओ को देना है। तो मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, आप फिर समझ लो
कि जब हमारे बिहाफ पर कोई और एक्सपेंडिचर कर देता है, आपके बिहाफ पर एचओ ने खर्चा किया, तो आप एचओ को लाइबिलिटी बना लोगे, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। और इसने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, क्या कर दी होगी इन्होंने एंट्री, इन्होंने कैश पेमेंट दिया होगा कार के लिए 2500, तो कैश गया टू कैश, लेकिन इन्होंने किसको डेबिट कर लिया होगा, ब्रांच को, क्योंकि इनको पैसा किससे लेना है, ब्रांच से, क्योंकि किसके बिहाफ पे खर्च किया, ब्रांच, तो इन्होंने ब्रांच को डेटर बना दिया। जब भी ऑन बिहाफ हो तो आप इस तरह से किया करो, पैसा लेना है या देना, देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट। दूसरी, a sum received on 30th March from one of branch debtor 2200, one of branch debtor sum received, ब्रांच के डेटर्स का पैसा एचओ को रिसीव हो गया, इसलिए एचओ ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, ठीक है। तो एचओ के पास पैसा आया, इसलिए एचओ ने अपने बुक्स में क्या एंट्री कर ली होगी, कैश अकाउंट डेबिट किया होगा इसने, पैसा आया, लेकिन ये पैसा इसका नहीं था, तो एचओ ने क्या एंट्री की होगी, क्या इनके डेटर कम हुए, एचओ के डेटर नहीं थे वो, तो एचओ ने क्या किया होगा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट लिख दिया होगा, क्योंकि ये पैसा इनका नहीं था, ये पैसा इसको लौटाना था किसको, ब्रांच को, तो ब्रांच को इन्होंने क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बना ली। जब दूसरों का पैसा हमारे पास होता तो हम लायबिलिटी बनाते हैं ना, वही कंसेप्ट है। तो इन्होंने ये एंट्री कर दी होगी, क्योंकि क्लियर लिखा पहली लाइन में, रिकॉर्डेड ओनली इन एचओ बुक्स, तो ऑन एचओ में रिकॉर्डेड है, यानी इस बैलेंस में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। ये क्या एंट्री करे, तो ये एंट्री करे कि जब हमारे डेटर्स जब पैसा देते हैं तो हम जनरली क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर करते हैं, डेटर कम कर देते हैं, कितने रुपए से, 2200 रुपए दे दिए उन्होंने, 2200 रुपए, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट नहीं, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, तो पैसा मुझे किससे लेना है, एचओ से लेना था, एचओ को मैं डेटर बना दिया, तो एक डेटर कम होगा, दूसरा डेटर खड़ा कर दिया मैंने, एचओ से लेना है, तो उस पार्टी से नहीं लेना, आप किससे लेना है, एचओ से। इस तरीके से किया करो, आराम से समझ में आएगा। मैं इसकी लेजर पोस्टिंग कर देता हूं, तो यहां पर एचओ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2500 रुपए से बाय कार अकाउंट 2500, यहां पर एचओ अकाउंट डेबिट हो रहा है टू डेटर्स 2200 रुपए, ठीक, एचओ अकाउंट एचओ अकाउंट एचओ अकाउंट और ये अकाउंट हो गया, रेक्टिफिकेशन खत्म। बस रेक्टिफिकेशन की एंट्री के बाद आपका बैलेंस मैच हो जाना चाहिए, तो ही आगे बढ़ना, वरना पहले यहीं अटक जाना, कुछ गलत है। इनकॉर्पोरेशन की एंट्री नहीं, इनकॉर्पोरेशन की एंट्री अलग से करते हैं। तो पहले यहां तक का हम बैलेंस मैच करके देख लेते हैं। यहां तक आ गया आपका 27,800 रुपए, और ये बैलेंस कितना हो जाएगा आपका, बैलेंस शीट 25,600, ठीक है 8। अब इधर भी इतना आना चाहिए, देख लेते हैं 27,100 बाय बैलेंस 25,600 बराबर आ गया, ठीक है। तो टैली हो गया आपका, इसका डेबिट बैलेंस इसका क्रेडिट बैलेंस टैली हो गया है। अब ये दोनों मिलके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब जाएंगे, तो जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट पूरा एक सिंगल एंटिटी मानते हुए, अकाउंटिंग हुई इंडिपेंडेंट एंटिटी मानते हुए, लेकिन बैलेंस शीट सिंगल मानते हुए, यानी ये तो अलग अलग नहीं, एक ही है। तो जब एक ही है तो क्या लेना और क्या देना, वही चीज डेबिट वही चीज क्रेडिट, तो क्रॉस हो जाता है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियर यहां तक? अभी भी आप देख रहे हो स्टॉक रिजर्व का कोई झंझट नहीं आया। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच की मेन, सबसे मेन तो ये क्वेश्चन होते हैं, जहां जर्नलिटी जरूर पूछेंगे वो, अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच का आएगा तो ये मेन पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट रहता है ट्रेडिंग पीरियड बनाना, अगर कंप्लीट ट्रायल बैलेंस दिया होता तो सेकंड स्टेप होती, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ट्रेडिंग पीरियड। ट्रेडिंग पीरियड बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसका इनकॉर्पोरेशन, तो आप तीसरे स्टेप में इनकॉर्पोरेशन की एंट्री, यानी आप चाहे तो स्टेप लिख के रख सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस द अकाउंटिंग विल बी नंबर 1 respective account in both books to rectify the mistakes. Thereafter, prepare trading profit and loss account branch and HO separately. Third step, incorporation entries for 3 items: branch asset, branch liability, and branch profit and loss.
और लास्ट स्टेज में लिखेंगे बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हम पहली स्टेप पार कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में ट्रेडिंग P&L बनाना नहीं, बनाया दे रखा है आपको क्वेश्चन में, है ना। अब सीधे हम आते हैं किस पर, बैलेंस शीट पर आते हैं। बता दूं ये सारा मैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको प्रॉफिट भी रेक्टिफाई करता हूं। इसमें कहीं इस बार आप देखो इस क्वेश्चन P&L की एंट्री नहीं है, यानी प्रॉफिट कहीं इफेक्ट हुआ क्या? तो जो प्रॉफिट दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में 45,000 इसका और 12,000 इसका, वो कहीं इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि P&L की एंट्री एक भी नहीं, कहीं भी P&L नहीं आया, ध्यान रखना, है ना। इसलिए इस बार P&L इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि P&L इफेक्ट नहीं होगा तो क्या इफेक्ट होगा, तो डेटर इफेक्ट होंगे। कार अकाउंट नया आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट नया आएगा और कैश इन ट्रांजिट, इतने इफेक्ट देना अभी मुझे, सेकंड एंट्री बाकी है अभी, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट हम। अब वैसे तो अगर कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऊपर टॉप पर ही लिखा हुआ था लिमिटेड है, मेजर लिमिटेड, तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देख सको उतना अच्छा है। हमारी प्रैक्टिस हो चुकी कई चैप्टर में, हम कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में स्टडी मटेरियल में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन जनरली वो नॉर्मल फॉर्मेट में ही, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वैसे बैलेंस शीट बना लेना। लेकिन क्या फर्क पड़ना है, कोशिश तो उधर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी लिखना तो वही सब चीजें हैं, तो क्यों ना हम उसको वर्टिकल में लिख दें। और मैंने हमेशा कहा कि आप मेन हेडिंग तो फिक्स रहते हैं, तो आप फटाफट एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है, 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए लाइन खींचने का। फटाफट लाइन खींचेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, मेन हेडिंग लिख देंगे, ठीक, और अगले पेज पर नोट के लिए जगह छोड़ देंगे। क्वेश्चन में पढ़ा हुआ तो है इसी पूरा क्वेश्चन, पता है नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो इसके लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स नहीं है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं। तो पूरा फॉर्मेट नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि मेन चीजें क्या आ रही है इस क्वेश्चन, उतना लिख दो आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए अब करना क्या है, जब बैलेंस शीट बनाना 16 क्वेश्चन में समझा है, 17 में फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। हमेशा मैंने कहा जब ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन हो तो पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार लिख दो, फिर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट दे देंगे, बैलेंस शीट बन जाएगी। तो शेयर कैपिटल 1,50,000, ये एक ही फिगर था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया, इसके लिए कोई नोट नहीं बनाया, ठीक है। अगर इसमें इक्विटी प्रेफरेंशियल होता तो हम उसका भी नोट बनाते। फिक्स्ड असेट्स 80,000 और 20,000। फिक्स्ड असेट हेड ऑफिस की कितनी है 80,000 और ब्रांच की कितनी है 20,000। अगर इस पर डेप्रिसिएशन होता तो मैं और जगह छोड़ता यहां पर, और यहां मुझे डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ता, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज और है, और वो है ब्रांच में कार कितने की थी 2,500 रुपए की, तो टोटल मिला के हो गया 1,02,500 रुपए, 1,02,500। ये करंट असेट्स का थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, करंट असेट्स तो 1,02,000। तो कार का डबल इफेक्ट यहां हो गया, आप उस पर वहां जाके टिक लगा देना, ठीक है। वहां जाके टिक लगा दोगे, कार का डबल इफेक्ट हो चुका आपका। इस तरीके से 1,02,500, इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं आजकल, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सीक्वेंस में आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी 35 एंड 10, करंट लायबिलिटी तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी 35,000 एंड 10,000, यानी ये हो गया आपकी 45,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर स्टॉक रिजर्व में छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। फिर आगे रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट मतलब कि एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको याद होगा हम डिपार्टमेंट चैप्टर में एक जनरल P&L बनाते थे। कौन सा P&L? जनरल P&L। आप चाहे तो यहां पर भी उसकी वर्किंग कर सकते हैं। एक जनरल P&L बनाए तो जनरल P&L में याद होगा क्रेडिट साइड में हम अपने स्टॉक रिजर्व लिखते थे और सारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी लाके लिखते थे, ठीक वही यहां पर भी कर सकते हैं हम। ये एक तरीके से आप समझ लो जनरल P&L है। तो यहां पर मैंने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख दिया 1,100 रुपए, फिर नेट प्रॉफिट एचओ का भी लिख दिया
एचओ का नेट प्रॉफिट कितना है 45,000, रेवेन्यू अकाउंट 45,000, 45,000। और ब्रांच का कितना है, ब्रांच का 12,000। इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर वो एडजस्टमेंट होते तो हम उस एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करने के बाद यहां लाते। तो ये वही बना रहा हूं मैं एक तरह जनरल पीनल, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड हो गई इसकी। और क्या है, करंट असेट्स, करंट असेट 1,24 और 24, तो एचओ की करंट असेट्स है 1,24,000। और ब्रांच की करंट असेट्स कितनी है, ब्रांच की करंट असेट्स है 24,000, 24,000 रुपए। ब्रांच की करंट असेट्स है 24,000। चलो सबका एक साथ ही करेंगे, ब्रांच की है 24,000, यानी ये देखा जाए तो टोटल मिला के 148 किए, लेकिन हमने इसमें एडजस्टमेंट भी तो किए हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट किए थे याद करो। तो हमने एडजस्टमेंट किया था, एक तो कैश इन ट्रांजिट 1,500 रुपए का, क्या था, कैश इन ट्रांजिट। तो एक तो मैं इसमें क्या जोड़ता हूं, कैश इन ट्रांजिट 1,500 रुपए। एक था गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, वो कितने का था गुड्स इन ट्रांजिट, उस पर भी टिक लगा देना, 3,300 रुपए का। और एक डेटर्स की एंट्री भी थी, डेटर्स क्रेडिट हुए थे 2,200, यानी डेटर्स माइनस करना थी, डेटर्स 2,200 रुपए। ये तीन इफेक्ट तो मैं वहां से लाया जनरल एंट्री से, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा ना, तो एचओ की एंट्री भी, ब्रांच की एंट्री भी, सब एंट्री आ जाएगी। तो एक में कैश इन ट्रांजिट था, एक में गुड्स इन ट्रांजिट था, और एक डेटर्स था, टिक लगाओ। अब जाके वो सारी एंट्री कंप्लीट हुई आपकी, कार अपनी जगह पहुंच गई, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, डेटर्स, ये सब करंट असेट्स में एडजस्ट हो गए, ठीक, कंप्लीट। तो ये डबल इफेक्ट अप हुए। फिर आगे चलते हैं, ब्रांच अकाउंट और एचओ अकाउंट। तो ब्रांच और एचओ अकाउंट मैच हो चुके हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस इस तरीके से आपको 1 बाय 1 अपने अपनी जगह लिखना है। साथ में क्या करना है, डबल इफेक्ट। तो डबल इफेक्ट मैंने नीचे के सारे पॉइंट के दे दिए, बस अब एक पॉइंट बचा है, वो है आपका स्टॉक रिजर्व का पॉइंट, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों के स्टॉक रिजर्व के कोरिलेट करके देखो। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने लोडिंग का परसेंट दिया है, कॉस्ट प्लस 10% लिखा, यानी लोडिंग कितनी, कॉस्ट प्लस 10। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, रिलेटिंग टू एचओ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच। सेकंड नोट किसके लिए था, ऊपर ओपनिंग रिजर्व, तो ओपनिंग रिजर्व में लिख चुका हूं। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है, एक बार लिख दी। फिर तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 4,400, यानी 24,000 के स्टॉक में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है 4,400 गुड्स, इसमें इंक्लूड है। तो रहने दो ना इंक्लूड, क्या गलत है, क्या गलत है। लेकिन वो 4,400 रुपए इनवॉइस प्राइस पर इंक्लूड है, जबकि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो वो जो इसमें 4,400 रुपए इंक्लूड है, एक तो वो फिगर 4,400, और एक ये 3,300 रुपए वाला फिगर, ये भी तो गुड्स इन ट्रांजिट है। अगर ये गुड्स 31 मार्च से पहले आ गया होता तो ये भी स्टॉक में इंक्लूड होता, और ये भी तो इनवॉइस था ना, लिखा भी था इनवॉइस प्राइस है। ये ना आपको ये हिंट थी ये दोनों, कि आप इन गुड्स को रिमूव नहीं करना है। आप डिपार्टमेंट चैप्टर अच्छे से याद करना, हम स्टॉक नहीं हटाते थे, इसका स्टॉक उसमें इंक्लूड रहने देते थे, हम सिर्फ उसकी लोडिंग हटाते थे। तो आपको इस 7,700 रुपए पर 10% से, कॉस्ट पे 10%, ठीक है, वो हटाना है। तो ये आपकी एक सेपरेट वर्किंग होगी, ये आपकी अलग से 7,700 रुपए पर 10/110, ठीक, क्लियर, समझ आई बात। 7,700 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, और 10/110 क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट प्लस 10% है, तो ये 110 हो गया ना इनवॉइस प्राइस। तो ये 700 रुपए का स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, एक बार यहां माइनस होता है। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर का नया बना रहे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो ट्रायल बैलेंस में था, तो एक बार तो एंट्री से आया, ये एंट्री आप बना रहे हो, तो क्या एंट्री होती थी इसकी याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L कम हो जाता था, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट, आप अपना प्रॉफिट कम कर लो, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व यहां क्रिएट हो गया, और P&L अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, यानी यहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस कर देते हैं, कितने रुपए, 700 रुपए। बस इंडिपेंडेंट ब्रांच में अगर लोडिंग की बात आती है तो कहीं कुछ भी झंझट नहीं करना है, अकाउंटिंग, इवन ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L बनाना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यहां आके थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बस कंप्लीट अपना क्वेश्चन, सारी वर्किंग हो गई, एक बार चेक कर लें।
अब इसका टोटल लगा दें, बैलेंस शीट में लिख दें, आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने टोटल लगा दिया। ये 1,00,000, ये 57,400 यहाँ चले गए, ये 1,02,500 यहाँ आ गए, इन सब का नेट 149,900 यहाँ आ गए। ये सेपरेट वर्किंग हो गई आपकी, ठीक। ये पूरी बैलेंस शीट। जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, मैं इसको अपने पुराने स्टाइल, यानी हम जैसे डिपार्टमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था उस हिसाब से बताता हूं। जनरल पीएनएल बनाते थे, याद करो, वहां यहां भी बना सकते हैं। तो स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम इधर लिखते थे, याद करो। और वैसे भी आप समझ जाओ, रिजर्व के ट्रेड बैलेंसेस होते हैं तो ट्रेड साइड में आएंगे ना। और क्लोजिंग रिजर्व इधर लिखते थे, क्योंकि ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, ये याद होगा आपको। फिर ब्रांच का पीएनएल अलग बना होगा, एचओ का पीएनएल अलग बना होगा, दोनों के प्रॉफिट। यहां कंसोलिडेशन की एंट्री भी बताई थी मैंने, याद करो आप एक बार। तो यहां पर आप ब्रांच और एचओ का, एचओ प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 एंड 12,000 यहां लिया है, 45,000। तो यहां से ऐसा करेंगे तो भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तब भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। बात बराबर आएगी। अब इस स्टाइल में करें या स्टेटमेंट स्टाइल में करें, क्या फर्क पड़ना है, सेम होगा। और जिन लोगों को कंसोलिडेशन की एंट्री समझ में ना आई हो, वो कंसोलिडेशन की एंट्री भी समझ लो एक बार और। 3 एंट्री बताते हैं, किसकी बुक्स में बनाते हैं? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में 3 एंट्री कौन कौन से बताता हूं मैं। एक तो बताता हूं प्रॉफिट की, एक असेट की और एक लायबिलिटी की। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट में कोई चेंज आया इसमें? नहीं आया, 12,000 का प्रॉफिट। तो 12,000 का प्रॉफिट की क्या एंट्री बताई थी मैंने, याद करो। ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है, 12,000। ये ब्रांच का प्रॉफिट एचओ में आ गया, तभी तो ये एचओ के अकाउंट में आ गया, ये 12,000 ऐसे आए। फिर ब्रांच की सारी एसेट भी कहा है, एचओ में, तभी तो इसमें इनकॉर्पोरेट हो पाई। इनकॉर्पोरेशन मतलब मिला ना, मर्ज कर देना। तो दोनों की एसेट जोड़ जोड़ के क्यों लिखी आपने? क्योंकि ये एंट्री की आपने। एसेट की क्या एंट्री की? ब्रांच एसेट। ब्रांच एसेट कौन कौन सी थी? ट्रायल बैलेंस में भी देख लो आप, ट्रायल बैलेंस में ब्रांच एसेट है नंबर 1। फिक्स्ड एसेट्स 20,000। एक ब्रांच कार थी, कितने की? 2,500 की, वो भी ध्यान रखना है एसेट्स के साथ। फिर आगे करंट लायबिलिटी है, फिर एसेट्स में और क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट से 24,000, लेकिन 24,000 रुपए में से 2,200 के डेटर्स, 24,000 रुपए में से 2,200 के डेटर्स हटा दें तो 21,800, ये भी लाए थे हम। स्टॉक रिजर्व नहीं, स्टॉक रिजर्व तो एचओ में आने के बाद हटता है, पहले लाए तो सही। तो करंट एसेट्स पूरी इतने के, ये क्यों हटाई? क्योंकि इसका तो एंट्री की थी हमने इसकी, और ये क्यों लिखा? क्योंकि एंट्री की थी, एंट्री का डबल इफेक्ट है। फिर एक और था गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कितना था? 3,300 रुपए, ठीक है। तो 3 एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी हमने। गुड्स इन ट्रांजिट वो ले आया मैं, कार का था, कार ले आया मैं यहां पर, और एक था डेटर्स, डेटर्स भी आ गए। तो ब्रांच से ये एसेट उठाई आपने। ट्रायल बैलेंस में इतनी एसेट दिख रही थी, प्लस एडजस्टमेंट में एसेट थी, वो सब ले ली। क्लोजिंग स्टॉक इस बार एडजस्टमेंट में नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, 24,000 में इंक्लूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक मत ले आना यहाँ पर, वो 4,400 का है, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है 24 में, ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, तो 24 में ऑलरेडी है। ये तो इन ट्रांजिट वाला लाया हूं। और पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था, तो हमने उसका डबल इफेक्ट दिए थे। 15 क्वेश्चन में देखो आप, 15 क्वेश्चन में एक बार हमने कहां लिखा था उसको? 15 क्वेश्चन में एक बार ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा था वो, तो एक बार हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा और एक बार बैलेंस शीट में लिखा, इसलिए उसकी एंट्री की थी, उसको हम यहां लाए थे। टू अपोजिट साइड में क्या लिख देंगे? टू ब्रांच अकाउंट। और ऐसे एक लायबिलिटी की एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच। लायबिलिटी में क्या था? सिर्फ क्रेडिटर्स थे। करंट लायबिलिटी 10,000 रुपए की, करंट लायबिलिटी 10,000 रुपए की। तो इनकॉर्पोरेशन की 3 एंट्री आप हमेशा याद रखो। नंबर 1 प्रॉफिट जितना ब्रांच का वो ले आओ एचओ के बुक्स में,
ब्रांच की सारी असेट जो ट्रायल बैलेंस में लिखी वो भी, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी हुई है एडजस्टमेंट वो भी, सब इनकॉर्पोरेट कर दो। लायबिलिटी भी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी वो भी और अलग से लिखी होती है नीचे वो भी, सारी तो 3 एंट्री में है। अब आपका क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो चुका है विथ बैलेंस शीट। मेरे हिसाब से आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आए। क्वेश्चन नंबर 20 अदर क्वेश्चंस में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए मैंने जो थोड़ा अलग हटके हैं। कभी कभी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर प्रिपेयर होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में जर्नल एंट्री किस तरीके से करते एक बार और समझ लें आप। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी क्लास में एक बार दो बार नहीं कई बार मौके देता हूं। आपको एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार समझे आप मुझसे। कभी भी ऐसा नहीं किया मैंने कि एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन रखा। तो आप और एक बार समझ लें। अभी हम स्टडी मटेरियल क्वेश्चन इसीलिए नहीं ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि उसमें सब मिक्स क्वेश्चन है। स्टॉक लेटर मेथड भी पहले आ गई है, अभी मैंने समझा ही नहीं आपको, इसलिए वो बाद में करेंगे। पहले एक एक बार आप सब तरह कंसेप्ट समझ लें फिर, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 12 का जरूर मैंने कहा था वो कर लेना, और कोई होगा तो मैं बताते जाऊंगा। जो आपसे बंद पड़ेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। यहां लिखा हुआ क्वेश्चन 20 में, अ बॉम्बे फर्म हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st March हैज 2 ब्रांचेस, वन एट अहमदाबाद एंड अदर एट वाराणसी। 2 ब्रांच, एक अहमदाबाद में और एक वाराणसी। द ब्रांचेस कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स। ये लाइन लिख दी, इसका मतलब ही क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स तभी होता है जब इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऑन 31st March द अहमदाबाद एंड वाराणसी ब्रांच अकाउंट इन बॉम्बे बुक्स शो द डेबिट बैलेंस सो एंड सो रेस्पेक्टिवली बिफोर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां है? बॉम्बे। बॉम्बे की बुक्स में, तो बॉम्बे के लिए जैसे एक ब्रांच, अभी तक अपन ने क्वेश्चन में क्या किया, एक ब्रांच। तो 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो, अकाउंटिंग तो सेम होगी। तो एचओ की बुक्स में दोनों ब्रांच के डेबिट बैलेंस, एक का 30 200 450, एक का 45,000। बट आफ्टर क्या लिखा, बिफोर टेकिंग द फॉलोइंग। इसका मतलब नीचे वाली एंट्रीज रह गई, रेक्टिफिकेशन या एरर ऑफ ओमिशन है। पास लास्ट रिक्वायरमेंट में क्या लिखा, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस मैटर्स इन एचओ बुक्स एंड देन राइट अप द 2 ब्रांच अकाउंट्स। रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? एचओ की बुक्स में पूछा, बस ब्रांच की बुक्स की एंट्री नहीं पूछी, इसलिए मैं ब्रांच की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहा हूं, एचओ की बुक्स में एंट्री कर रहा हूं। पहला पॉइंट, आप अपने आप को एचओ समझना। वाराणसी भी अलग है, अहमदाबाद भी अलग है, ध्यान रखना, इमेजिन करना जरा। वो दो पर्सन है आपके लिए, पर्सनल अकाउंट। तो एचओ अपने बुक्स में उन दोनों का अकाउंट खोलता है, उनसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उनको डेबिट क्रिएट करता है। ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूं। गुड्स वैल्यू 2000 वर ट्रांसफर फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एचओ। हमने कहा था, यानी एचओ ने कहा था, एचओ का इंस्ट्रक्शन क्या था? ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। हमने बोला आप गुड्स उधर से उधर भेज दो। तो ये मत सोचना कि उधर से उधर गुड्स जाए तो हम एंट्री क्यों करें। एंट्री तो एचओ करेगा ना, क्योंकि एचओ को पहले अहमदाबाद से लेना था पैसा। अब अहमदाबाद ने गुड्स वाराणसी को दे दिया तो वाराणसी से लेना है, अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? दोनों के डेबिट बैलेंस ऊपर दिए थे, एक से मुझे 30 से 450 लेना था, एक से 45 लेना था। अब उसने गुड्स उधर भेज दिया या कैश उसने उधर भेज दिया, सारे गुड्स उठा के उधर देता, तो जो पैसा मुझे इससे लेना है अहमदाबाद से, वो किससे लेना है? वाराणसी से। तो आप एचओ के बुक्स में सिंपल ये सोचोगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोनों पर्सनल अकाउंट है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, तो इतना तो लगा लें कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन रिसीवर है? अहमदाबाद टू वाराणसी। तो एचओ अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू अहमदाबाद ब्रांच। ये एंट्री की, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितने 1000 रुपए? 2000 रुपए। तो एक तो सिंपल सी बात हुई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला। दूसरा मैंने लॉजिक बताया कि एचओ को
वाराणसी से और अहमदाबाद वाले से कितने कितने पैसे लेने थे। तो डेबिट बैलेंस था, अहमदाबाद का था 30,450 लेने थे मुझे इससे, और इससे मुझे लेना थे 45,000 वाराणसी वाले से। अब अहमदाबाद वाले ने गुड्स किसको दे दिया, 2,000 का इनको, तो मुझे इससे 2,000 ज्यादा लेना है और उससे 2,000 कम लेना। तो एचओ अपने बुक्स में यही तो करेगा ना, इसका अकाउंट बढ़ा लिया, डेटर बना लिया, इसको इससे लेना है 2,000 ज्यादा, और इसका अकाउंट कम कर दिया क्योंकि इससे मुझे कम लेना है। ये कंसेप्ट है इसके पीछे। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर एंट्री। द अहमदाबाद ब्रांच कलेक्ट 2,500 फ्रॉम अहमदाबाद कस्टमर ऑफ एचओ। लाइन ध्यान से पढ़ना, मैं यहां वीडियो में आपको बार बार पढ़ के नहीं बताऊंगा, टाइम ज्यादा लगता है, आप खुद 2-3 बार पढ़ने के बाद समझना। तो अहमदाबाद ब्रांच कलेक्ट 2,500, पैसा किसके पास आया, अहमदाबाद ब्रांच के पास आया, लेकिन था किसका, अहमदाबाद कस्टमर ऑफ एचओ। हमारा कस्टमर अहमदाबाद में अहमदाबाद ब्रांच को पैसे दे गया, कस्टमर हमारा था। तो कस्टमर हमारा था तो डेटर्स तो हमारे कम हुए ना, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, जब भी डेटर पैसा गया, लेकिन कैश नहीं आया हमारे पास। कैश किसके पास आ गया, अहमदाबाद ब्रांच के पास, वो उसे दे गए अहमदाबाद, तो हम अहमदाबाद ब्रांच को डेटर बना लेते हैं, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। हम इनसे ले लेंगे पैसे, कितने रुपए, 2,500। हर क्वेश्चन बार बार समझाया, अभी पिछले क्वेश्चन में भी एंट्री आई थी। तो हमारे बिहाफ में उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, हम उनको लेटर बना लेते, हम उनसे लेंगे पैसा अहमदाबाद वालों से। तीसरा, वाराणसी ब्रांच पेड 5,000 फॉर सर्टेन गुड्स परचेज बाय एचओ ऑन 3 अप्रैल फॉलोइंग। पेमेंट किया उन्होंने, ये 3 अप्रैल की डेट से मतलब नहीं, एक्चुअली रेक्टिफिकेशन एंट्री, आप इस डेट से कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पहले का था, पेमेंट हुआ, अब हमारे बिहाफ पर वाराणसी ने पेमेंट कर दिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, हमारे बिहाफ पर उन्होंने पेमेंट किया था, हमें उसको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा ना। किस चीज का पैसा था, गुड्स परचेज का पैसा था बाय एचओ, यानी क्रेडिटर का पेमेंट था एक तरीके से। किसका पेमेंट था, क्रेडिटर का। हमने गुड्स खरीदा होगा और क्रेडिटर को पेमेंट हमें करना था, और कर किसने दिया, वाराणसी ब्रांच पेड 5,000 फॉर सर्टेन गुड्स परचेज। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए से, 5,000। अब टू कैश ना करते हुए टू वाराणसी ब्रांच, वाराणसी ब्रांच। तो यहां पर मैंने उसको क्रेडिट क्यों कर दिया, मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे बिहाफ पे उसने दिया, तो मुझे इसको देना पड़ेगा वाराणसी ब्रांच को पैसा, या पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट कर दिया। तो ये ऑन बिहाफ वाले दोनों का आप ध्यान से देख लो, लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट, बस। 5,000 remitted by Ahmedabad branch to Bombay on 29 March was received on 3rd April following। यानी तो कैश इन ट्रांजिट हो गया, अहमदाबाद ब्रांच टू बॉम्बे, बॉम्बे मतलब हेड ऑफिस, इसमें वाराणसी का कोई रोल नहीं। तो अहमदाबाद ने हमें भेजा, लेकिन पैसा मिला 3 अप्रैल को, तो 31 मार्च के दिन क्या था, कैश इन ट्रांजिट। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट द गिवर, कौन था गिवर, अहमदाबाद ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। कितने रुपए थे ये, 5,000, 5,000। फिर क्या है एंट्री अगली, वाराणसी ब्रांच रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एचओ, हमारे बिहाफ पर उन्होंने पैसा रिसीव किया, किस बात का, 1,500 एज डिविडेंड फ्रॉम वाराणसी कंपनी। यानी हमारा वाराणसी नाम की कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर्स होंगे, उसका डिविडेंड आया होगा, वो कंपनी वाराणसी में होगी, तो उन्होंने डिविडेंड वाराणसी ब्रांच को दे दिया, लेकिन डिविडेंड था तो एचओ का ना। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि हमारी इनकम या हमारे एक्सपेंसेस कोई और भी कोई और करे तो आप अपने बुक्स में एंट्री लिखो, यानी वो डिविडेंड इनकम हमारी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। डिविडेंड इनकम लिखें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें, डिविडेंड इनकम,
क्योंकि इन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, इसलिए हमें पता नहीं कि इनका ट्रेडिंग पीरियड बना या नहीं बना। अगर बिफोर ट्रेडिंग पीरियड है तो हम डिविडेंड इनकम वर्ड लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंस में हमेशा मैंने कहा कि जिसकी इनकम जिसकी एक्सपेंस हो उसके बुक्स में लिखो, उसका पीएनएल डेबिट क्रिएट करो। अपोजिट में क्या लिखना हो बाद में सोचो। तो हमारा पीएनएल यानी एचओ अपना पीएनएल क्रिएट करेगा। अब पैसा तो आया नहीं, पैसा किसके पास आ गया? वाराणसी ब्रांच। तो हम क्या करेंगे, वाराणसी ब्रांच अकाउंट को हम डेटर बना लेंगे। इनसे लेना है हमें, इसलिए इनको हमने डेबिट कर दिया। कितने रुपए लेना है हमें? 1500 रुपए। तो आप सिंपल एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड होता, पैसा आता तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम होता। तो कैश की जगह मैंने वाराणसी लिख दिया, क्योंकि वाराणसी ब्रांच ने कलेक्ट किया हमारे भी यहाँ पर, तो हमें उनसे लेना है तो डेटर, देना होता तो क्रेडिट। फॉर द ईयर 2002-03 द अहमदाबाद ब्रांच शो अ नेट लॉस 1250 एंड वाराणसी ब्रांच प्रॉफिट 4500। इसका मतलब ये पीएनएल बनाने के बाद के थे, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पीएनएल लिखना ही सही है। डिविडेंड इनकम आप नरेशन में लिखोगे, और वैसे भी इन सब केस में नरेशन जरूरी, क्योंकि इसी एंट्री से तो पता ही नहीं लगा किस बात की एंट्री, इसलिए आपको इन सब जगह नरेशन लिखना चाहिए। अब प्रॉफिट, तो उन दोनों ब्रांच का प्रॉफिट भी इनकॉर्पोरेट होता है ईयर एंड में। तो एचओ अपने बुक्स में, ये सारे रनिंग एंट्री हो, ये भी मैंने इसके बाद ही बताई थी एंट्री। तो इन 4 एंट्री के बाद ये एंट्री, और उसके बाद अब प्रॉफिट है या लॉस है? एक में लॉस, एक में प्रॉफिट है। लॉस जनरल पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, तो जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। लॉस किसका है? 2-3 अहमदाबाद ब्रांच शो लॉस ऑफ 1250, तो अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट क्रेडिट 1250। लॉस पीएनएल में डेबिट होता है, इसलिए डेबिट कर दिया। और ब्रांच को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लॉस अगर है तो लॉस को ब्रांच मैनेजर बियर थोड़ी ना करेगा, वो लॉस हमें देना पड़ेगा, यानी एचओ को देना पड़ेगा पैसा जो कम पड़ा वहां पे, तो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर ली। ऐसे ही वाराणसी ब्रांच नेट प्रॉफिट, तो वाराणसी ब्रांच अकाउंट उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट हम उनसे ले लेंगे, क्योंकि उनका कमाया प्रॉफिट हमारा है ना, हमने तो उनको सैलरी बांट दी मैनेजर को। अब वो जितना भी कमा के दे रहे हैं वो सारा हमारा है, तो हम उसको डेटर बना लेंगे। तो ये रीजन रहता है कि आप ब्रांच को डेबिट क्रेडिट क्यों करते हो, उसका रीजन ये। और पीएनएल क्रेडिट होगा 5400, तो वो, और 5400 के बाद 5400 ही रहेंगे, सॉरी। ये प्रॉफिट उसमें क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये वाराणसी ब्रांच का प्रॉफिट नहीं था, ये डिविडेंड इनकम हमारी थी, तो हमारा पीएनएल था ये एक तरीके से। किसका पीएनएल था? एचओ का पीएनएल था, इसलिए एचओ ने अपने पीएनएल में किया था। अगर ये उनका प्रॉफिट इफेक्ट होता तो उनके प्रॉफिट को रेक्टिफाई करके लाता। उनके प्रॉफिट में कहीं रेक्टिफिकेशन एंट्री कहां थी? आप बताओ, उनके प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री थी नहीं। इन सब में आप देखो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या 1250 और 5400 में कोई एडजस्टमेंट दिया था? नहीं, ये तो था, वो तो एचओ की डिविडेंड इनकम थी। ब्रांच की डिविडेंड इनकम होती तो ब्रांच की डिविडेंड इनकम इसमें ऐड करके फिर इनकॉर्पोरेशन करता मैं। तो एक प्रॉफिट लॉस का इनकॉर्पोरेशन होता है, एक होता है असेट्स का और एक होता है लायबिलिटी का। लेकिन मेरे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, ना असेट्स की एंट्री कर पाऊंगा ना लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन और बड़ा होता तो ट्रायल बैलेंस में आपको वाराणसी की असेट्स लायबिलिटी दी होती, अहमदाबाद की दी होती, तो आप एक एक एंट्री उसके भी कर देना। क्लियर? अब तो फिर बहुत हो गए। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के मैंने आपको जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा सकता था मैंने करवा दिए। अब आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप रिपीट करें वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टफ पॉइंट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट और थी, वो थी राइट अप टू ब्रांच अकाउंट। तो एचओ की बुक्स में दोनों ब्रांच अकाउंट बनाना। ये ओपनिंग बैलेंस, ये इनके बैलेंस थे आपके डेबिट बैलेंस। इसके बाद हमने ये 4-5 एडजस्टमेंट की। तो कुछ नहीं करना है, जितनी भी बार हमने एडजस्टमेंट किया उसमें लेजर पोस्टिंग आपको आती है, डेबिट क्रेडिट। आखिर में प्रॉफिट वाली एंट्री भी आपको आती है, प्रॉफिट में क्या हुआ और लॉस में क्या होता है। एक बार ब्रांच डेबिट हुआ लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में ब्रांच क्रेडिट हुआ। तो ये सब करने के बाद जो भी बैलेंसेस आता है वो निकाल लेना। तो अकाउंट बनाना इजी है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनाना इजी है। जितनी भी आपने जरा एंट्री की उसकी लेजर पोस्टिंग करना। ठीक है, अब मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर हम आए हैं, तो अब 21-22 ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें से एक में करवाऊंगा, दूसरा सिमिलर है वो आप करेंगे, तो ये करवा देता हूं मैं आपको। तो ये ब्रांच का एक पार्ट अपना और कंप्लीट हो जाता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन ब्रांच, और उसके बाद आखिरी में मैं स्टॉक डेटर मेथड बताऊंगा।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पर आए 21। क्या लिखा है क्वेश्चन 21 में? हेड ऑफिस पासिस एडजस्टमेंट एंट्री। अब ध्यान से पढ़ना, स्टार्टिंग भी। आप में से बहुत से स्टूडेंट की आदत रहती है कि स्टार्टिंग तो ढंग से पढ़ते ही नहीं, क्या लिखा होगा फॉलोइंग वॉलोइंग सीधे आखिरी पढ़ लेते, लेकिन स्टार्टिंग में भी कुछ काम की चीज लिखी हो सकती है। एचओ पासिस एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजिशन अराइजिंग आउट ऑफ देयर ब्रांच ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। पढ़ा आपने ढंग से? एचओ क्या करता है? हेड ऑफिस पास एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। पूरे महीने में बार बार एंट्री नहीं करता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करता है। एंट्रीज नहीं लिखा है, एंट्री लिखा है। हालांकि इतना डीप भी नहीं पढ़े तो भी आपको बात समझ में आना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड का मतलब है एंड में करता है, स्टार्टिंग में नहीं करता। किस बात की एंट्री करता है? ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजिशन अराइजिंग आउट ऑफ देयर ब्रांच ट्रांजेक्शन। यानी उनके ब्रांच ट्रांजेक्शन से जो भी पोजीशन आती है, पोजीशन मतलब जैसे अभी हमने वाराणसी वाला क्वेश्चन किया अहमदाबाद, तो कभी वाराणसी डेबिट हुई, कभी अहमदाबाद डेबिट हुआ, तो कभी ये डेबिट होगा, कभी ये क्रेडिट होगा, कभी ये डेबिट, कभी ये क्रेडिट, इस तरह से चलता रहता पूरे मंथ में। और जहां बहुत सारे ब्रांचेस हो वहां तो कई बार होगा ऐसा, वो ब्रांच डेबिट, वो ब्रांच क्रेडिट, वो ब्रांच डेबिट, वो ब्रांच क्रेडिट। तो इन सबकी जो नेट पोजीशन होती, आखिरी में किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना हो, तो लास्ट में एक एंट्री कर देते हैं कि इस ब्रांच को डेबिट कर दें, इस ब्रांच को क्रेडिट कर दें। ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ देयर ब्रांच ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। पूरे मंथ में जो ट्रांजेक्शन अराइज होंगे उन सबका नेट एंट्री करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन अप्रैल मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो अप्रैल एक महीने की बात कर रहा हूं, इसलिए एक एंट्री होगी। यहां से भी क्लियर है कि अप्रैल मंथ में ये ट्रांजेक्शन अराइज हुए और लिखा हुआ मेक एंट्री, तो एचओ की बुक्स में एक एंट्री कर देंगे। अब कितनी सारी ब्रांचेस आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। बॉम्बे ब्रांच, मद्रास ब्रांच और कलकत्ता ब्रांच, और फिर इसके अंदर भी दिए बॉम्बे ब्रांच रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच 4000 फ्रॉम पटना ब्रांच, सेम गुड्स टू पटना ब्रांच कलकत्ता ब्रांच, रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम पटना ब्रांच, सेंड एक्सेप्टेंस टू कलकत्ता एंड पटना ब्रांच, और ऐसे इधर भी लिखे हुए। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन दिए, बार बार ये गुड्स भेजते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है, सब दिया हुआ है इन्होंने। इन सारे ट्रांजेक्शन की नेट एंट्री करना है। तो नेट एंट्री कैसे करें? चलो अलग अलग एंट्री होती तो कैसे करते हैं आप? एचओ की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच की क्या एंट्री होती है? फर्स्ट सपोज बॉम्बे ब्रांच रिसीव्ड गुड्स 6000 फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच, इसकी एंट्री। तो अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया मैंने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एचओ के लिए सारी ब्रांचेस क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो बॉम्बे ब्रांच रिसीवर, तो बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिटेड, बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू किससे आया? कलकत्ता ब्रांच, तो कलकत्ता ब्रांच क्रेडिट। ऐसे तो ऐसे बार बार है ना, कोई डेबिट कोई क्रेडिट, लेकिन इतनी सारी एंट्री करने बैठेंगे तो बहुत सी एंट्री हो जाएगी। आप देखो ध्यान से, और पूछा भी नहीं आपसे, एक एंट्री पूछिए नेट पोजीशन की। तो आप एक काम करें कि स्टेटमेंट बना लें, कॉलम ऑफ फॉर्म में सारी ब्रांचेस का स्टेटमेंट बना लें, आखिरी में जो पोजीशन आएगी उसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम इस तरीके से 4 ब्रांच का बना लेते हैं, 4 कॉलम। बार बार हमें ब्रांच को डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी एक तरीके से एचओ अपने बुक्स में 4 अकाउंट बना रहा है। ये अकाउंट मैंने टेबल फॉर्मेट बना दिया, यानी मेहनत तो उतनी ही है, बस ये कि एंट्री बार बार ना करते हुए हमें नेट पोजीशन की एंट्री करना रहेगी। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं, फिर डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। नंबर 1, बॉम्बे ब्रांच रिसीव्ड गुड्स 6000 फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच एंड 4000 फ्रॉम पटना ब्रांच। तो बॉम्बे ब्रांच रिसीवर है, ये ए पॉइंट हुआ बॉम्बे ब्रांच का, और बॉम्बे ब्रांच में ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ना, रिसीव्ड, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देंगे रिसीव्ड 6000 रिसीव हुए इसको,
और कितने रिसीव हुए? 4000 पटना से रिसीव हुए। तो डेबिट द रिसीवर, एचओ क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर बॉम्बे ब्रांच को डेबिट करेगा, और गिवर कौन इनका? कलकत्ता, तो कलकत्ता को क्रेडिट करेगा, और ये 4000 पटना को क्रेडिट कर देगा। ऐसे एडजस्ट कर देना। तो एचओ क्या एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेंड गुड्स टू, अब सेंड किया इन्होंने, सेंड। प्रेजेंटेशन भी इस तरह से देखना, प्रेजेंटेशन तरीके से होना चाहिए हेडिंग वाइज, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि इस पॉइंट का ये वाले पॉइंट की एंट्री कर रहे हो उसी स्टाइल में। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सेंड गुड्स टू पटना। सेंड गुड्स, 10,000 रुपए का गुड्स हमने पटना को भेजा, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। 8,000 टू कलकत्ता, 8,000 रुपए का गुड्स हमने कलकत्ता को भेजा, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बाकी जगह एडजस्ट कर दो। रिसीव्ड बीआर, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सिंपल कंसेप्ट। फ्रॉम पटना 6,000, 6,000 रुपए पटना से, तो पटना में क्रेडिट। ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस, सेंड एक्सेप्टेंस, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है इन्होंने? सेंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल सेंड की, एक्सेप्टेंस भेजने का मतलब 4,000 टू कलकत्ता, कलकत्ता को 4,000 का, तो 4,000 कलकत्ता डेबिट और ये क्रेडिट। और 2,000 पटना को, 2,000 पटना को, तो पटना डेबिट, पटना डेबिट 2,000 से, और बॉम्बे क्रेडिट। तो ये बॉम्बे ब्रांच के 4 एंट्री आपने कर ली इस तरीके से। ऐसे आप आएंगे मद्रास ब्रांच पर, पूरा ही करवा देता हूं, चलो मैं आपको ये क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। मद्रास ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव ऐसा लिखा है, यानी मद्रास ब्रांच में अपार्ट फ्रॉम अबव, यानी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में अगर मद्रास आया भी होता तो भी वो अलग रहते और ये अलग से ट्रांजेक्शन है। क्या है? रिसीव्ड गुड्स 10,000 फ्रॉम कलकत्ता, 10,000 का गुड्स इसको आया, कहां से? कलकत्ता से, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। 4,000 फ्रॉम बॉम्बे, सॉरी मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से आया, 10,000 का कलकत्ता से आया। एंड 4,000 फ्रॉम बॉम्बे, तो बॉम्बे क्रेडिट और यहां डेबिट। ठीक है, ये अपना बी पॉइंट हो गया, कौन सा? मद्रास ब्रांच का। मद्रास ब्रांच का फर्स्ट पॉइंट था गुड्स रिसीव्ड। ठीक है ना, ये उसके पॉइंट थे। तो इस तरीके से आप लाइन वाइज करते जाएंगे। फिर आगे लिखा है कैश सेंड 2,000 टू कलकत्ता, कैश सेंड 2,000 टू कलकत्ता, कलकत्ता को डेबिट कर देता हूं। ठीक है, ये कैश सेंड। फिर क्या है? 6,000 टू बॉम्बे, 6,000 रुपए की कैश इन्होंने बॉम्बे भेजी, बॉम्बे में डेबिट। ठीक है। कलकत्ता ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव, है ना, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के अलावा, ये जो कलकत्ता में इतने ट्रांजेक्शन है उसके अलावा और ट्रांजेक्शन अलग से क्या है? सेंड गुड्स टू पटना, कलकत्ता ने सेंड गुड्स टू पटना, पटना को गुड्स भेजा 6,000 का, तो ये क्रेडिट, पटना डेबिट। ठीक है, ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट कलकत्ता ब्रांच का, कलकत्ता ब्रांच उसी स्टाइल में लिख लेना इसको। पेड बिल्स पेबल 4,000 टू पटना, ऑफ पटना, पेड बिल्स पेबल 4,000 ऑफ पटना एंड 4,000 कैश टू पटना। पहले कैश टू पटना, पटना को कैश दिया इसने, कलकत्ता ने, कितने हजार का? 4,000 का, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। ये कैश की एंट्री कर ली। ठीक है, ये गुड्स की होगी, 6,000 गुड्स के थे ना, और ये जो था ये था कैश की एंट्री। और अब बचा बिल्स पेबल की एंट्री।
पेड बिल्स पेबल ऑफ पटना, बिल्स पेबल पेड किए इन्होंने, पटना के बिल्स पेबल इन्होंने पे किए 4,000 रुपए, ठीक है। तो इनका बैलेंस कम हो जाएगा और पटना का बैलेंस बस बढ़ जाएगा। यानी एचओ के पॉइंट में सोचो, पटना के बिल्स इन्होंने पे कर दिए, पेड बिल्स पेबल 4,000 ऑफ पटना के बिल्स पेबल इन्होंने पे कर दिए। तो एचओ के लिए कलकत्ता लायबिलिटी में आ गया ना, एचओ के पॉइंट में सोचो, यानी सारा अल्टीमेट ये सब चीजें एचओ कर रहा है, ये सारी एंट्री कौन कर रहा है, एचओ, नेट पोजीशन। तो एचओ क्या सोच रहा है, एचओ क्या कर रहा है, इन सब ब्रांच को डेबिट क्रेडिट कर रहा है। तो एचओ क्रेडिट कब करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब लायबिलिटी हो। तो कलकत्ता ने अगर किसी के बिहाफ पर पेमेंट किया है, पटना के बिहाफ पर, तो मुझे कलकत्ता को देना पड़ेगा ना इस लायबिलिटी। और एचओ क्या करेगा, पटना से ले लेगा, क्योंकि पटना का पैसा कलकत्ता ने दिया, तो पटना से मुझे लेना है, तो पटना को मैं डेबिट बना लूंगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। अरे बात जरूरी समझ में आई, पटना से मुझे लेना है इसलिए पटना को डेटर बना लिया, और कलकत्ता को देना है इसलिए कलकत्ता को क्रेडिटर बना लिया। किसने, एचओ ने। सारी अकाउंटिंग एचओ कर रहा है, तो आपको सोचना एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब में आप देखो यही तो हो रहा है, आप कोई से भी पॉइंट उठा के देख लो, एक ने दूसरे को गुड्स भेजा, एक ने दूसरे को कैश भेजा, तो मतलब मैं एचओ सोच रहा हूं कि मुझे कैश इससे लेना था, अब इससे लेना है, गुड्स इससे लेना था, अब इससे लेना है, तो ट्रांसफर एंट्रीज है सारी सारी। इसलिए ये एकमात्र पॉइंट थोड़ा डाउटफुल होता है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया। अब आपको करना यह है कि इन सब का टोटल लगा लेना है आपको डेबिट क्रेडिट साइड का, और जिसमें भी डेबिट साइड ज्यादा हो, जैसे सपोज यहां पर अगर मैं डेबिट टोटल लगाता हूं तो 10 और 6 16, 16 और 6 22,000 का टोटल आता है। यहां कितना आता है, 18, तो 20 और 24, 24 और 4 28,000। तो यहां बैलेंस कितना आ रहा है, 6,000 रुपए, ये बैलेंस। ऐसे आप सभी की बैलेंसिंग कर लेना। बैलेंस 6,000 आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको एचओ को क्या करना है, एचओ ने इतनी सारी जर्नल एंट्री नहीं की। अगर एचओ ने इतनी सारी जर्नल एंट्री की होती तो बॉम्बे ब्रांच क्रेडिट ज्यादा होता, डेबिट कम होता। इतनी बार क्रेडिट होता, इतनी बार डेबिट होता, 6,000 से क्रेडिट होता। तो बॉम्बे ब्रांच को वो इतनी सारी एंट्री नहीं कर रहा है एचओ, वो एक एंट्री कर रहा है, नेट पोजीशन अराइज ड्यूरिंग द मंथ लिखा था क्वेश्चन। तो 6,000 नेट पोजीशन, 22 से 22 क्रॉस हो गए, 6,000 रुपए बॉम्बे ब्रांच क्रेडिट है, तो एचओ क्या करेगा अपने बुक्स में, बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिट कर देगा 6,000 रुपए से। यानी एचओ को बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिट मतलब देना है। ऐसे आप सब जगह डॉलर लगा के देख लेना, तो डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। ये एकमात्र एंट्री आपको करना रहेगी, क्लियर। तो होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, इस स्टाइल में करना। नेट जनरल एंट्री का आंसर मुझे बता देना, है ना। पूरा फॉर्मेट भेजने की जरूरत नहीं, मुझे आप सिर्फ जनरल एंट्री सही बता देना। अगर जनरल एंट्री सही है लास्ट नेट पोजीशन, तो इसका मतलब ये कि आपका क्वेश्चन सही है। तो आज के होमवर्क में अपने क्या क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 करना है, 20 जो वाराणसी ब्रांच वाला मैंने करवाया था वो। तो आपको कुल मिला के यहां तक, यानी आपके 20, 21, 22 3 क्वेश्चन तो मिसलेनियस में से हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट ब्रांच के 15, 16, 17 3 क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन पेल दिया था मैंने सेम का, इतना होमवर्क आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक। थैंक यू सो मच।